नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट में पहला खिताब। संभल में पुलिस के हाथों मासूम लोगों की शहादत और यूपी की पुलिस स्टेशन में अरुण वाल्मीकि की मौत पर उठाए सवाल। राज्यसभा में खरगे और धनखड़ के बीच जबरदस्त मुबाहिस। अपोजिशन की हत्या को खरगे ने धनखड़ पर लगाया इल्जाम। पार्लियामेंट पर हमले की वर्षी। सदर मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कायदे अपोजिशन दीगर रहनुमाओं का शोधा पार्लियामेंट के उपराज्य तहसील। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स नीचे, सरमायाकारों को 6 लाख करोड़ का नुकसान। हैदराबाद के थिएटर में भगदड़ वाक़े में मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, थाने में हुई पूछताछ। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तानी आइन की 75 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र रखते हुए लोकसभा में आइन पर बहस हो रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड पार्लिमानी हल्के से मुंतखब प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में अपनी पहली तकरीर की। उनकी ये तकरीर न सिर्फ माने ख़ैज़ रही बल्कि अहम इशूज़ की तरफ बरसर इक़्तिदार तबक़े की तवज्जो मबज़ूल कराने वाली भी साबित हुई। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपनी पहली तकरीर की शुरुआत उन्नाव, इस्मत दरी, मुतासरा की तकलीफ़ और अरुण वाल्मीकि के कत्ल के बाद उनके कुंबे की आपबीती सुनाकर की। प्रियंका गांधी ने इन दोनों मुतासिर कुंबों से मुलाकात के दौरान उनकी तरफ से किए गए इंसाफ के मुतालबे को आइन की ताकत और करार दिया। इन्होंने संभल में पुलिस फायरिंग में शहीद होने वाले एक दर्जी का भी तस्करा किया और कहा कि ये वाक़यात जहाँ यूपी में पुलिस की बर्बरियत की मिसाल हैं, तो वहीं इन वाक़यात से पैदा होने वाला रद्द-ए-अमल मुल्क में आइन पर अवाम के भरोसे को उजागर करता है। जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था,
अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मुल्क की मौजूदा हुकूमत आइन के हवाले से संजीदा नहीं है और वो आइन को दरपेश खतरात के जवाब में भैंस और मंगलसूत्र का हवाला देती है। उनका कहना था कि इससे कर्बनाक बात और क्या हो सकती है। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। उधर राज्यसभा में मबाहिस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और चेयरमैन लोकसभा जगदीप धनखड़ के बीच गर्मा गर्म बहस देखने में आई। धनखड़ का कहना था कि वो किसान के बेटे हैं और पीछे नहीं हटेंगे। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के काम नहीं करने दूंगा, किसान के काम नहीं करने दूंगा। आप समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स समय दिया, आप को बोल नहीं पाए। एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता है। मेरा लेके मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं आप, इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5 बनाइए, बटके मत। अरे साहब, आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए छड़ते हैं, इतना कष्ट थोड़ा सा दिल कटवाइए। आपसे भी ज्यादा मैं सहना हूं। आपने बड़े मैं खुद आता हूं। मशीन से गिनते थे, मेरा करके ला। खड़गे जी, आपसे मिनट का पूरा बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों को, देखिए, मुझे आप बार-बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, मत कह रहा हूँ, सबके लिए आप बोलिए। और हमारे कृपया करके नेताओं का खड़गे जी इंसल्ट बोलिए। कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए। और अरे
जिस पर खरगे और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और इन्होंने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन धनखड़ बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं और अपोजिशन की हद तक कर रहे हैं। उनको बिठाओ, मेरी बात बोलता हूं। क्यों माननीय सदस्य आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात की है आप अपनी बात कहिए, मैं सिर्फ आपको बता दूं। बात कहिए, देखो आप बात कहिए, बात मैं सुनना चाहता हूँ आपको, देखिए, अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ सुन रहा हूँ, ये देखिए बिठाओ उनको। मैं सुन रहा हूँ। सर, द चेयरमैन बाद में खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चेयरमैन धनखड़ ने जानबूझकर उनकी हद तक करने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सदर द्रौपदी मुर्मू और दीगर सियासी रहनुमाओं ने 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर होने वाले दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले जवानों को खराज-ए-तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि 2001 के पार्लियामेंट हमले में शहीद होने वाले बहादुर जवानों को सलाम। उनकी कुर्बानी हमेशा अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तरगीब देगी। हम उनके हौसले और कुर्बानी के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। सदर मुर्मू ने भी पार्लियामेंट हमले में शहीद होने वाले सिपाहियों को याद किया और कहा, मैं इन बहादुर सिपाहियों को खराज-ए-अक़ीदत पेश करती हूँ जिन्होंने पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान की। वाज़ेह है कि आज से 23 साल कबल 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। इस हमले में हमारे जवानों ने शुजाअत और हौसले का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बनाया, लेकिन 8 बहादुर सिपाही शहीद हो गए। शेयर बाजार में मुसलसिल छठे दिन भी जबरदस्त गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स नीचे गिरकर 80,300 के नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 278 पॉइंट्स कम होकर 24,270 पर आ गया है। निफ्टी बैंक 783 पॉइंट्स गिरकर 52,500 की सतह पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप और दीगर इंडेक्सेस में भी गिरावट जारी है। बीएस सेंसेक्स के 30 अहम शेयर्स हैं, 29 नीचे हैं, जबकि सिर्फ एक यानी भारतीय एयरटेल में मामूली इजाफा देखा गया है। ज़्यादा नुकसान टाटा स्टील, JSW स्टील और इंडक्स इंडियन बैंक को हुआ है। भारी वजन वाले शेयर्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, HDFC बैंक, ITC और टाइटन भी गिरावट का शिकार हुए हैं। बाजार में गिरावट के नतीजे में सरमायाकारों को बड़ा नुकसान हुआ है। BSE मार्केट कैप के हिसाब से सरमायाकारों का नुकसान 6 लाख करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रूसी ज़बान में एक धमकीआमेज ईमेल मौसूल हुआ है, जिसमें बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये ईमेल RBI की सरकारी वेबसाइट पर मौसूल हुआ था। इस वाक़े के बाद मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में नामालूम मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ईमेल रूसी ज़बान में होने की वजह से एजेंसियां ज़्यादा मोहतात हो गई हैं। तहक़ीक़ात के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आया ये ईमेल किसी जानबूझकर खौफ व हिरास फैलाने के इरादे से तो नहीं भेजा। क्राइम ब्रांच ईमेल के जरिए इस्तेमाल होने वाले IP एड्रेस का सुराख लगा रही है ताकि मालूम हो सके कि आया ईमेल PNA के जरिए भेजी गई। इस मामले में माहिरीन की भी मदद ली जा रही है। समाजवादी पार्टी के सर अखिलेश यादव ने आज जुमे को हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आइन के सेकुलर इक़दार को पामाल कर रही है और दावा किया कि मुल्क के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने लोकसभा में हिंदुस्तान के आइन के 75 साल शानदार सफ़र पर बहस के दौरान ये भी कहा कि अगर ये हुकूमत ज़ात पात की मरदमशुमारी नहीं करती तो जब अपोजिशन इक़्तिदार में आएगा तो इसे ज़रूर कराएगा। इन्होंने मुल्क में गुर्बत की सूरत-ए-हाल को अलमनाक करार देते हुए कहा कि मुल्क के 80 करोड़ लोग सरकार की फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत फराम की जाने वाली खुराक पर जिंदा हैं। मुल्क की बिगड़ती मईशत की इससे बदतरीन मिसाल क्या हो सकती है? गणराज्य बने, समाजवाद का सरल शब्दों में अर्थ है कि समता और संपन्नता हो, लेकिन देश में
अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3 पर पहुंच गए हैं और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और जहां समय समय पर सरकार अपने आंकड़े देती है, कम से कम ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 5% लोगों की। हैदराबाद की संध्या थिएटर में रवामा के अवाइल में हुई भगदड़ से जुड़े मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें पूछताछ के लिए चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां इनसे 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में हुई भगदड़ से मुताल्लिक़ कुछ सवालात किए गए। इस भगदड़ में 35 साल खातून की मौत वाक़ हुई थी, जबकि इसका बेटा जख्मी हो गया था। दोनों को फौरी करीबी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, जहां डॉक्टरों ने खातून को मुर्दा करार दिया। बेटे की हालत को संगीन बताते हुए इसका इलाज डॉक्टरों ने जारी रखा था। इस वाक़े के बाद अल्लू अर्जुन, इनके बाउंसर और सिंधिया थिएटर के खिलाफ हैदराबाद के चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस का इस वक्त में मामले में कहना है कि भगदड़ का जिम्मेदार संध्या थिएटर मैनेजमेंट को बताया गया है। पुलिस का कहना है कि थिएटर मैनेजमेंट ने अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी नहीं दी थी। वाक़या इस वक्त पेश आया जब अल्लू अर्जुन अपने बाउंसर के साथ अंदर जा रहे थे। बताया जाता है कि अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर के मालिक को ज़रा भी एहसास नहीं था कि स्क्रीनिंग के वक्त भीड़ इतनी ज़्यादा होगी। नतीजा ये हुआ कि अल्लू अर्जुन के पहुंचते ही वहां भगदड़ की हालत पैदा होगी और एक खातून की जान चली गई। Yes, he was arrested. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट में पहला खिताब। संभल में पुलिस के हाथों मासूम लोगों की शहादत और यूपी की पुलिस स्टेशन में अरुण वाल्मीकि की मौत पर उठाए सवाल। राज्यसभा में खरगे और धनखड़ के बीच जबरदस्त मुबाहिस। अपोजिशन की हद तक को खरगे ने धनखड़ पर लगाया इल्जाम। पार्लियामेंट पर हमले की बरसी। सदर मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कायद अपोजिशन दीगर रहनुमाओं का शोधा पार्लियामेंट के उपराज्य तहसील। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स नीचे, सरमायाकारों को 6 लाख करोड़ का नुकसान। हैदराबाद के थिएटर में भगदड़ वाक़े में मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, थाने में भी पूछताछ। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।